रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस कुछ भी कहो, सबके लिए एक स्ट्रेटजी होती है। तुमने अगर 12th स्टैंडर्ड तक पढ़े हो तो तुम्हें वहां पर पता होगा कि वहां पर स्टूडेंट्स क्या करते थे, क्वेश्चन बैंक ले आते थे एग्जाम में। और उसके बारे में ये कहा जाता था कि अगर कोई क्वेश्चन बैंक को भी पूरा याद कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते थे उसमें पूछे जाते थे, तो ये कहा जाता था कि क्वेश्चन बैंक भी अगर कोई याद कर ले तो आराम से 80% प्लस मार्क्स आ जाएंगे। यही ट्रिक, यही स्ट्रेटजी हम इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, यही स्ट्रेटजी हम रीजनिंग में यूज करेंगे, यही स्ट्रेटजी हम जीएस में यूज करेंगे। ध्यान से सुनो। रीजनिंग में स्टूडेंट क्या करता है, पहले बेसिक करता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान देता है। जहां कॉन्सेप्ट रीजनिंग के बेसिक के क्लियर हो गए सारे, तो स्टूडेंट सोचता है अब तो मुझे रीजनिंग आ गई। वही प्रॉब्लम इंग्लिश में होती है, वही प्रॉब्लम मैथ या जीएस में होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक कोर्स अपना करने के बाद में हर स्टूडेंट ये सोच बैठता है कि अब तो हो गई रीजनिंग, अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम इंग्लिश में ये सोच करके बैठ जाओगे कि भाई ग्रामर पढ़ लूं और थोड़ी बहुत वोकैबुलरी कर लूं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सबसे बड़ी गलती। अगर तुम रीजनिंग में सोचो मैं कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लूं, बेसिक अपना क्लियर कर लूं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लूं और हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ी गलती। मैं जो इंग्लिश में स्ट्रेटजी फॉलो करा रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट में डेली रहना ही है। एक एक्सपर्ट माइंड, एक एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ 4 से 6 महीने बिताओ इस चीज में, ताकि तुम एसएससी का कोई भी एग्जाम क्लियर कर सको, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। यही स्ट्रेटजी, यही क्वेश्चन बैंक वाली स्ट्रेटजी, ये कभी झूठी नहीं होती। बस तुम क्वेश्चन बैंक पूरा याद कर लो। कई बार तो हम इतने स्मार्ट होते हैं कि हम क्वेश्चन बैंक्स में से भी इंपॉर्टेंट चुन लेते हैं, तो उसमें पहले से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें से भी हम इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। या किसी टीचर को ढूंढते हैं कि यार कोई हमें इनमें से भी इंपॉर्टेंट बता दे जो पहले से ही इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज गलत हो जाती है। क्वेश्चन बैंक वाली स्ट्रेटजी बेस्ट है, बस उसको गलत हम खुद कर देते हैं। तो यही काम हमें करना है। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट करके चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे इंग्लिश है, आपने ये कर लिया, अभी आपने टाइम मैनेजमेंट तो नहीं सीखी, तो टाइम मैनेजमेंट कहाँ सीखोगे? टाइम मैनेजमेंट सीखोगे पीवाईक्यूज से। यही रीजनिंग का है। रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट कहाँ से सीखोगे? पीवाईक्यूज से। डेली पीवाईक्यूज करो। और जैसे मैंने कहा 20 क्वेश्चन अगर मैं डेली करा रहा हूँ, तो 20 क्वेश्चन में से कोई एक चैप्टर जो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा इरिटेट किया, सबसे ज्यादा परेशान किया, उसे रिवाइज करो जाकर। जब आपके नोट्स अच्छे से बन जाते हैं ना, तो एक चैप्टर को रिवाइज करने में आधे घंटे ज्यादा नहीं लगता। अगर आपने नोट्स ठीक से ना बनाए हो तब जाकर के आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है। नोट्स अगर बहुत अच्छे से और मन से पढ़ के बना रखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे, चाहे रीजनिंग के चाहे इंग्लिश के हों, जब बेसिक पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे अगर अच्छे से काम किया हो तो रिवाइज करने में आधे घंटे ज्यादा नहीं लगता। पूरे चैप्टर को समझ गए, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में आधे घंटे ज्यादा नहीं लगता। तो यही स्ट्रेटेजी अपनाओ। आपने 50 क्वेश्चन का कोई रीजनिंग का सेट उठाया, 25 क्वेश्चन का कोई रीजनिंग का सेट उठाया, सेट रैंडम चुनो। बस एसएससी दे रहे हो तो एसएससी के ही होने चाहिए, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे स्टेनो हो। बस वो एसएससी का होना चाहिए, कोई भी सेट हो। 25 या 50 कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, एक सेट उठाओ। और कॉन्सेप्ट आपको परेशान करेंगे कंफर्म्ड। ठीक है, अगर टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट आपको परेशान करेंगे, तो जिस क्वेश्चन ने सबसे ज्यादा इरिटेट किया, सबसे पहले उसी को उठा लो और उसी का कॉन्सेप्ट जाकर के रिवाइज करो। यही एकमात्र तरीका है कि आप पेपर में टाइम मैनेज कर पाओगे। अदरवाइज आपको पता है कि 30 मिनट्स आपको मिलती है रीजनिंग के लिए भी, जीएस के लिए भी, और 1 घंटा मिलता है आपको इंग्लिश के लिए, अगर मैं स्टेनो की बात करूं। तो ये 30 मिनट्स कम रह जाते हैं 50 क्वेश्चंस के लिए। आप ये कहोगे सर मैं रीजनिंग के क्वेश्चन तो सारे कर देता, लेकिन इन 50 क्वेश्चंस के लिए मुझे 30 मिनट्स सफिशिएंट नहीं रहे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से सिलेक्शन रुकता है। सिलेक्शन क्यों रुका? क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखी, आपने डेली पीवाईक्यूज नहीं लगाए, आपने बस बेसिक कॉन्सेप्ट करके आप बस एक भ्रम में आ गए कि हाँ अब मेरा क्लियर हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी है। ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट को यही बताता हूँ। क्या करना है, फिर से रिपीट करता हूँ। आपने एक बार नोट्स पढ़ लिए और उसके बाद में नोट्स को कर दो सेकेंडरी, पीवाईक्यूज को दो प्रायोरिटी पे। ठीक है, ये जो पीवाईक्यूज हैं, दीज शुड बी प्रायर टू यू, ये ध्यान रखना है, यही प्रायोरिटीज पे रहने चाहिए। और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट तुमने सीख रखे हैं उसको रिवीजन पे डाल दो, डेली एक कॉन्सेप्ट। तब जाकर के आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो। यही स्ट्रेटजी मैं इंग्लिश में फॉलो कराता हूँ, यही रीजनिंग में फॉलो कराता हूँ, यही जीएस में फॉलो कराता हूँ।
एकमात्र स्ट्रेटजी है जो कम से कम समय में आपको सिलेक्शन दिलाएगी, और देखने में भले ही ऐसी लगेगी कि बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन सबसे बड़ा शॉर्टकट यही साबित होगा सबसे बाद में। शुरुआत में आप एक्सपेक्ट करके चलते हो कि 2 से 3 महीने में हो जाएगा, हो सकता है इसमें आपको 2 से 3 महीने ना लग करके 6 महीने लग जाए। भाई हर बच्चे का लेवल होता है प्रिपरेशन का, कोई 2-3 महीने में परफेक्ट हो जाता है, कोई से छः, किसी को 6 महीने भी लगते हैं, किसी को 1 साल भी लगते हैं। लेकिन जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, तो उसे भले ही ये रास्ता कितना भी लंबा लगे, लेकिन यही लास्ट में सबसे ज्यादा बड़ा शॉर्टकट साबित होता है। ये ध्यान रखना है। किसी भी जीएस के, इंग्लिश के या रीजनिंग के या मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद में इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि बेसिक कर लिया तो अब सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। सेट्स को डेली लगाना ही पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे टू क्रैक द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट।